हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रुवि में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको कवर अप करवा रही हूँ 30 टॉपिक्स। ये ना केवल आपके रेलवे ग्रुप के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट आपके आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जेई मेंस हुई है और आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए भी और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे तो वीडियोस जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को कवर अप करवाए हैं रेलवे बजट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट ऑबिचरीज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बजट 2022 और 23 का जो हमारा बजट है, उसमें से आपको 100% एक सवाल देखने मिलेगा ही मिलेगा। आपका रेलवे बजट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे ही, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स करवाए हैं। अगर आप उन हाइलाइट्स को ही पढ़ करके चले जाते हैं तो भी आप अपने करंट अफेयर के जो सेक्शन है उसको बहुत अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो बजट है 2022 और 23 का, उसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स बताऊंगी, जो अगर आप वो बजट में से यही हाइलाइट्स ही कवर कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने फोर्थ बजट पार्लियामेंट में पेश किया था। ये दूसरी बार क्या है, पेपरलेस बजट प्रेजेंट हुआ है, सेकेंड टाइम। और जो हमारी जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट करी गई थी, वो 9.2% एस्टिमेट करी गई थी। तो हमारे इसमें क्या पॉइंट्स बन सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये होगा कि कौन सा बजट पेश किया गया है, तो फोर्थ बजट है। दूसरी बार जो बजट पेश हुआ है वो क्या है, पेपरलेस है। तो हमारा इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट है वो ये हो जाएगा। और जो हमारी जीडीपी फोरकास्ट करी गई है, ग्रोथ रेट फोरकास्ट करी गई है, एस्टिमेट करी गई है, जो जीडीपी हमारी वो 9.2% करी गई है। तो ये हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग को ये पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये पॉलिटी का भी पार्ट हो जाता है, हिस्ट्री और पॉलिटी का पार्ट हो जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग हमारा बजट पेश होता है। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो आर्टिकल हो जाएगा, कि कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग बजट पेश होता है। तो आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग बजट पेश होता है हर साल। तो नेक्स्ट है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं हर साल। जिसे फर्स्ट सेशन जो होता है वो बजट सेशन होता है, जिसे जनवरी फरवरी से लेकर के मई में कराया जाता है। उसके बाद आता है जो मानसून सेशन होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। और फिर जो सबसे छोटा सेशन होता है वो विंटर सेशन होता है, नवंबर से दिसंबर का। तो पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बताया गया है, यहाँ पे टॉप अनाउंसमेंट बताए गए हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें बात करी गई है वो बात करी गई है डिजिटल रुपी लाने के लिए। तो 2023 तक का हमारा खुद का क्या बनाने के लिए बोला है, डिजिटल रुपी बनाने के लिए बोला है। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, जो कि किस लिए है, डिजिटल रुपी लाने के लिए 2023 तक का इसकी गाइडलाइन रखी गई है। तो हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बताया गया है कि ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करेंगे, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ई पासपोर्ट की प्रक्रिया, जो सुविधा है वो शुरू करने के लिए बताया गया है कि 2022-23 तक का क्या, ई पासपोर्ट 2022-23 तक के लिए ई पासपोर्ट सुविधा शुरू किया जाए। तो ये हमारा सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो याद रखिएगा, ई पासपोर्ट का जो टाइमलाइन रखा गया है 2022-23 तक का स्टार्टिंग करने के लिए कहा गया है।
तो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि डिजिटल रुपए, तो डिजिटल रुपए कौन से साल से ये लागू करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ई पासपोर्ट सुविधा कब से शुरू करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तो आपके ये टॉप अनाउंसमेंट है, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम के लिए, तो मैं आपको ये कवर अप नहीं करा रही हूँ। नहीं, यहाँ पे बताया गया है कि सरकार के पास रुपए कहाँ से आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि सरकार के पास 100 पैसा आता है, तो वो 100 पैसा कहाँ कहाँ से आता है, हम इसमें पूरा एनालाइज करेंगे। तो कॉरपोरेशन जो टैक्स है, वो कॉरपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स के थ्रू सरकार के पास 15-15 पैसे मतलब 30 पैसे आते हैं। इसके बाद में आपके सरकार के पास में 16 पैसे आते हैं जीएसटी से, जो जीएसटी सर्विस होती है, उससे जीएसटी टैक्स होता है, उससे सरकार के पास में 16 पैसे आते हैं। फिर सरकार कुछ उधार भी लेती है, तो यहाँ पर 35 पैसे कहाँ से आते हैं, उधारी से आते हैं। तो अगर सरकार उधार ले रही है तो उनको इस उधारी का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे कि इंटरेस्ट कितना लगता है। तो आपको ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने होंगे कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है। नेक्स्ट है कि अब सरकार के पास पैसा आया तो है, अब सरकार पैसा कहाँ, मतलब सरकार का पैसा जाता कहाँ है। तो गवर्नमेंट का पैसा 15% तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम में चले जाता है, ठीक है। फिर जो सरकार उधार लेती है उसका इंटरेस्ट पे करने में उनके 20 पैसे चले जाते हैं। इसके बाद में 4 पैसा जो है वो चले जाता है पेंशन में। पेंशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बाद में पेंशन का मुद्दा कुछ ज्यादा ही उठ गया है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी। इसके बाद जो सरकार का पैसा जाता है वो स्टेट के लिए चले जाता है 17 पैसे। 17 पैसे स्टेट के लिए चले जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो 8 पैसे रहते हैं वो सब्सिडीज में चले जाते हैं, और 8 पैसे किसके लिए चले जाते हैं, डिफेंस के लिए चले जाते हैं। और जो सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसके लिए 9 पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे आप लोगों को मैं इस चीज को रटने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि कितना पैसा आता है सरकार के पास में और कितना जाता है। तो आप लोगों के लिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप इसको 2 बार भी पढ़ के चले जाएंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे बजट कितना अनाउंस किया गया, 39.45 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किया गया है। तो पैसा यहाँ से आएगा और इतना पैसा यहाँ से चले जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ बात ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आपका बजट का मतलब जो बजट रखा गया है वो कितना रखा गया है। तो यहाँ पे 39.45 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट है, तो अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके रेलवे, एसएससी, पीसीएस, डिफेंस, बैंक, इन सब में 100% पूछे जाते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा कि अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बताया गया है, फिस्कल डेफिशिएट, जो राजकोषीय घाटा है वो कितना एस्टिमेट कर रखा गया है 2022 के बजट के लिए, तो 6.4% एस्टिमेट करा गया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। 40 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से हम मान लेते हैं कि अप्रोक्स 40 लाख करोड़ रुपए आपका बजट है। तो उसमें से आपके पास में जो 38 समथिंग जो आएगा, बजट आएगा, तो जो अराउंड 1.5 करोड़ रुपए का जो डेफिशिएट निकला है उसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिशिएट है। मैं और आसान लैंग्वेज में बताती हूँ कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मुझे खर्चे के लिए 12 रुपए चाहिए, तो जो 2 रुपए का बीच में डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिशिएट कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है रेवेन्यू डेफिशिएट। तो रेवेन्यू डेफिशिएट कितना एस्टिमेट किया गया है, 3.8% कमी बताई गई है यहाँ पे। इसके बाद में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिशिएट, थर्ड पॉइंट है जो आपका ईआरडी, ये 2.6% एस्टिमेट किया गया है। फोर्थ है प्राइमरी डेफिशिएट। तो प्राइमरी डेफिशिएट कितना बताया गया है, 2.8% बताया गया है। तो आपसे इसके बारे में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, बट आपको ये चारों नंबर याद रखने होंगे। ये चारों नंबर्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना
होगा, आपको 2021-22 का याद नहीं रखना है, आपको 22-23 का एस्टीमेट, जो बजट एस्टीमेट रखा गया है वो याद रखना है कि जो फिस्कल डेफिशिएट है वो 6.4% एस्टीमेट किया गया है, रेवेन्यू डेफिशिएट है आपका 3.8%, ईआरडी जो आपका है वो 2.6% है, और प्राइमरी डेफिशिएट जो है वो 2.8% एस्टीमेट किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो फिस्कल डेफिशिएट रहेगा, जो 6.4% बताया गया है, 1.66 लाख करोड़ रुपए जो एस्टीमेट किया गया है, तो उसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, कई सारे मार्केट से उधार लेंगे, हमारे जो स्मॉल सेविंग्स है सिक्योरिटी की, वो उससे थोड़ी सी भरपाई करेंगे, और जो स्टेट के फंड्स है उससे थोड़ी भरपाई करेंगे, और ये जो पूरे पॉइंट्स बताए गए हैं इनसे हम टोटल भरपाई कर सकते हैं। तो आपको ये पेपर के लिए करने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा, बट आपके नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ के माध्यम से फिस्कल डेफिशिएट बताया गया है कि 2020 और 21 में हमारा 9.2% फिस्कल डेफिशिएट बताया गया है, और 21-22 के लिए जो बताया गया है वो 6.8 बताया गया है। उसके बाद में देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो 1920 का जो FY फाइनेंशियल ईयर हमारा 1920 था, उसमें हमारा फिजिकल डेफिशिएट बहुत ही कम था, हमारा जो नुकसान था वो बहुत ही कम था, 4.6%। देखिए यहाँ पे 2012 से 19 तक का जो हमारा फिजिकल डेफिशिएट था वो बहुत ही कम रहा है, बट 19 के बाद में जो 19 फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 है, उसके बाद में हमारा बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही स्पीड से हमारा नुकसान होने लगा है। 2020 और 21 का जो फिजिकल डेफिशिएट है वो इसलिए इतना ज़्यादा हाई चले गया है क्योंकि इस टाइम पे हमारा कोविड चल रहा था, कोविड-19 की वजह से कई सारे काम रुक गए थे, और कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा था, किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं हो रहा था, उसकी वजह से इतना ज़्यादा सरकार को घाटा देखना पड़ा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडिचर बताया गया है मेजर आइटम पे कि किन पे ज्यादा खर्चा होता है, तो यहाँ पे पेंशन बताई गई है, पेंशन के लिए जो बजट रखा गया है वो 2.07 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। उसके बाद में जो मिनिस्ट्री का खर्चा रखा गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, डिफेंस के लिए खर्चा रखा गया है वो रखा गया 3.85 लाख करोड़ रुपए, और एजुकेशन के लिए जो खर्चा रखा गया है वो 1.04 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, और जो हेल्थ के लिए रखा गया है वो 86,000 करोड़ रुपए रखा गया है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 बात याद रखनी है, एक डिफेंस का बजट याद रखना है, इसके बाद में एजुकेशन का बजट याद रखना है, और हेल्थ का बजट याद रखना है। ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नॉलेज व्यू से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि खर्चा कहाँ ज़्यादा होता है, तो सबसे पहला ज़्यादा जहाँ खर्चा होता है वो इंटरेस्ट में चले जाता है, क्योंकि सरकार अगर पैसा उधार लेगी तो उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट में ज़्यादा पैसा चले जाता है। फिर उसके बाद में डिफेंस में हमारा खर्चा चले जाता है, और थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है सब्सिडी, इसके बाद में एग्रीकल्चर पे चले जाता है, और भी जितने ज़्यादा ब्रैकेट बड़े होंगे उतना ज़्यादा खर्चा सरकार का होता है। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि मेजर किस आइटम पे एक्सपेंडिचर होता है, मतलब खर्चा होता है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन का जो ग्राफ है वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे मेजरली खर्चा कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्टेशन पे होता है, क्योंकि हम कई सारी चीजें इंपोर्ट भी करवाते हैं, तो उसके लिए हमारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा पड़ता है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि किन योजनाओं के लिए कितना बजट रखा गया है, तो यहाँ पे आपको पूरा सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको रेलवे बजट का एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुकी हूँ। तो मैंने रेलवे के जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है और कितना रेलवे कहाँ खर्चा कर रहा है उस वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रेलवे बजट की, तो आप वहां जा करके देख लीजिएगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हाइलाइट्स बताए गए कि
किन बजट में किन एरियाज पर ज्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पे पीएम गति शक्ति की बताई गई है, विकास के ऊपर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। फिर प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी, क्लाइमेट और फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट, इन सब एरियाज पे फोकस करने की बात करी गई है बजट में। मैंने आपको बताया है कि 9.2% जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट करी गई है 2022 के बजट में 25 साल का एक ब्लूप्रिंट शो किया गया है, जिसमें बताया गया है 14 नए सेक्टर्स में पोटेंशियल रखा जाएगा 60 लाख जॉब क्रिएट करने के लिए, और उस वहां पर 30 लाख करोड़ रुपए का क्या बजट रखा गया है। और ये जो 14 सेक्टर होंगे वो पीएलआई स्कीम के अंडर में होंगे, प्रोडक्ट लिंक इनिशिएटिव के अंडर में 14 सेक्टर होंगे, और ये आपके प्राइवेट सेक्टर होंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है यहाँ पे बताया गया है कि रेलवे को बूस्ट करने का प्लान रखा गया है। ये मैंने आपको बताया था रेलवे बजट में कि 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चर करने के लिए कहा गया है 3 सालों में। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट रखा जाएगा, और 100 कार्गो टर्मिनल्स प्लान किए जाएंगे 3 साल में। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट आपके लिए ये है कि पीएम गति शक्ति के लिए 7 इंजन बताए गए हैं। कितने इंजन बताए गए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो कितने इंजन बताए गए, 7 इंजन बताए गए हैं। कौन से, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटर वेज और लॉजिस्टिक्स। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे 4605 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी होगी कि केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए कितना बजट रखा गया है, तो 44,605 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पे पीएम ई विद्या नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें हर एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल बनाया जाएगा। 12 से 200 टीवी चैनल्स बनाए जाएंगे इस स्कीम के अंडर में, जिसे क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक के लिए लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, 2022-23 में 80 लाख किफायती घर बनाने के लिए आवास योजना के अंतर्गत यहाँ बात की गई है। 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं टैप वाटर के लिए, 3.8 करोड़ हाउस होल्ड के लिए, मतलब 3.8 करोड़ जो घर हैं, परिवार हैं, उन लोगों के लिए टैप वाटर अवेलेबल करवाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट है, ई पासपोर्ट की तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। डिजिटल रुपी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है, हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो 5,500 गीगावाट रखा गया है 2030 तक के लिए। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे बताया गया है मिनिमम जो टैक्स रखा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए उसको कट करके 15% कर दिया गया है, और जो सर चार्जेस है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो 7% रखे गए हैं। 30% टैक्स रखा गया है क्रिप्टो करेंसी के लिए, और अगर आप कोई डिजिटल असेट्स का ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए आपको वस्ट है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है हर घर नल से जल के लिए जल के जो स्कीम है वहाँ पे 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे 2022-23 में। पीएम डिवाइन स्कीम लॉन्च करी गई थी किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पढ़ा है बजट के बारे में, 2022-23 का बजट पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करवाए हैं।
इसके बाद में आप लोगों के लिए क्विज रखा गया है। इसकी आंसर की आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर कमेंट करके अपना स्कोर बताइएगा कि आप। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बॉर्डर से अगर हम कोई भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाते हैं तो उस टैक्स को हम क्या कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, थीम बताना है आपको इकोनॉमिक सर्वे की इस ईयर की। थर्ड क्वेश्चन है कि कंट्री के जो जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे 2022 में एस्टीमेट की गई है वो कितनी है। फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना के तहत कितना बजट पेश किया गया है 80 लाख घरों को बनाने के लिए 2022-23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो यहाँ पे उनका नाम बताना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोविड वैक्सीन के लिए बजट में कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ECLGS स्कीम को कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कितने करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे वो स्कीम बताना है जिसका अनाउंसमेंट पहले ही बजट में हो गया है 2022 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कितना रखा गया है, कितने % रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल बजट बताना है 2022-23 का कितना रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी स्कीम 6 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें आज हमने पढ़ा है बजट 2022 और 23 के लिए, और इसमें मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स भी पॉइंट के करा दिए हैं कि आपके एग्जाम में क्या इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे आरआरबी या रेलवे की और जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो आज का टॉपिक है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जो अपडेट्स है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।